तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच चैप्टर से। ब्रांच चैप्टर लेने का कारण ये है कि ब्रांच में ढेर सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा जो कि बाद में तुम्हारा कंसाइनमेंट में भी काम आएगा और तुम्हारा हायर परचेज में भी काम आएगा। इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ब्रांच में ऑलरेडी प्रेजेंट है और ब्रांच में हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसको कंपैरेटिवली सीख लेंगे कि तुम्हारा जब हम लोग कंसाइनमेंट करेंगे, हम लोग जब हायर परचेज करेंगे तब ये इजी लगने लगेगा। तो देखो पहले हम लोग ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ब्रांच सुनते ही ब्रांच सुनते ही पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ ब्रांच। मीनिंग ऑफ ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या है? जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से तो वो स्टूडेंट लोग बोलता है कि ब्रांच का मतलब सर ब्रांच है ना, एक कंपनी का एक ब्रांच है सर, एक कंपनी यहाँ पे है तो एक ब्रांच वहां पे है। ऐसा नहीं, ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब है ब्रांच इज ए आउटपोस्ट, ब्रांच इज ए आउटपोस्ट ऑफ ए हेड ऑफिस, ब्रांच इज ए आउटलेट ऑफ ए हेड ऑफिस। ठीक है ना? तो मतलब हेड ऑफिस जहां पे स्थित होगा, हेड ऑफिस जहां पे स्थित होगा उस जियोग्राफिकल एरिया से बाहर कहीं पे कोई उसी सेम कंपनी का कोई आउटपोस्ट है या आउटलेट है तो उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। ठीक है? तो देखो पहले तो मीनिंग हम लोग लिख लेंगे, छोटा छोटा चीज हम लोग लिख के आगे बढ़ेंगे ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। ब्रांच कैन बी डिफाइंड एज ए branch can be defined as a segment of an enterprise, entity normally controlled by head office being located in different geographical पोजीशन। तो मतलब ये जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हेड ऑफिस का जो लोकेशन है उस लोकेशन से हटके अलग कोई सेगमेंट खोला हुआ है, कंपनी खोला है तो उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। अलग कोई आउटपोस्ट, आउट स्टेशन या फिर अलग से कोई आउटलेट खुला है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। in order to cover wide range of market and thus an organization generally open ब्रांच। ठीक है ना? तो कंपनी, मान लो एक कंपनी है, कहां पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में जिस जगह में कंपनी का हेड ऑफिस है उस एरिया में ही क्या कंपनी अलग से अपना एक आउटपोस्ट खोल लेगा? नहीं खोलेगा। आउटपोस्ट जनरली कंपनी खोलता है दूसरे, इस जियोग्राफिकल एरिया को छोड़ के दूसरे कोई जियोग्राफिकल अलग सा पोजीशन जहां पे पोटेंशियलिटी दिखता है कंपनी को, उसी जगह में कंपनी
एक ब्रांच ओपन कर लेता है। मान लो कि दिल्ली में हेड ऑफिस है, तो एक मुंबई में एक ब्रांच खोल लिया, एक कोलकाता में एक ब्रांच खोल लिया, ठीक है ना, कोलकाता में ब्रांच खोल लिया। तो ऐसे ब्रांच क्या करता है, हेड ऑफिस क्या करता है, दूसरे एरिया में, दूसरे लोकालिटी में, दूसरे सिटी में वाइड एरिया को कवर करने के लिए जो आउटपोस्ट ओपन करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ब्रांच दो तरीके का होता है। ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच सर दो तरीके का होता है। ब्रांच सर दो तरीके का होता है। एक वो ब्रांच होता है जो कि अपना डोमेस्टिक जो टेरिटोरी है, इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटोरी है, डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर जो ब्रांच ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर इसका दूसरा क्या नाम है, डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक या फिर इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांच। और दूसरा ब्रांच जो है, दूसरा उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच। अच्छा, डोमेस्टिक ब्रांच, इनलैंड ब्रांच का एक दूसरा भी नाम है होम ब्रांच। मतलब इंडिया के अंदर ही जो ब्रांच हम लोग खोलते हैं, मतलब हेड ऑफिस भी इंडिया में है और ब्रांच भी सारा इंडिया में, इंडिया के अंदर ही खोला हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक ब्रांच, इनलैंड ब्रांच, होम ब्रांच। और जो इंडियन टेरिटोरी के बाहर हम लोग ब्रांच ओपन करते हैं, मतलब फॉरेन नेशन में जाके जो ब्रांच हम लोग ओपन करेंगे उसको हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि टाटा कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में है, वो टाटा कंपनी विदेश में बहुत सारा जगह में अपना ब्रांच ओपन करके रखा हुआ है, तो वो सब ब्रांच को हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। और याद रखेंगे सिलेबस 2022 में ये जो फॉरेन ब्रांच है, ये फॉरेन ब्रांच भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इससे पहले जो सिलेबस 2016 था उसमें फॉरेन ब्रांच इंक्लूड नहीं था, सिलेबस छोटा था, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में सिलेबस थोड़ा लेंदी हो चुका है। ठीक है, अब समझो ये जो डोमेस्टिक ब्रांच है ना, ये जो डोमेस्टिक ब्रांच है या इनलैंड ब्रांच है या होम ब्रांच है, इसका थोड़ा सा मैं डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। देखो, डोमेस्टिक ब्रांच आर दोज ब्रांच, domestic branch are those branch which are open which are open in a different part, in a different part। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बाद में तुम लोग वॉइस सुन के सही से लिख लेना। different part ऑफ द नेशन, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच वो ब्रांच है जो कि नेशन के अलग अलग जगह में ओपन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वेयर द ओरिजिनल अंडरटेकिंग, वेयर द ओरिजिनल अंडरटेकिंग being registered are called inland branch, ठीक है ना। जहां पे ओरिजिनल जो अंडरटेकिंग है जिसके अंडर में वो रजिस्टर किया गया है, मतलब जो हेड ऑफिस, ओरिजिनल अंडरटेकिंग मतलब क्या है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंडर में ही मुंबई ब्रांच भी रजिस्टर्ड है, कोलकाता ब्रांच भी रजिस्टर्ड है, इसीलिए ये जो ब्रांच है, अलग अलग जो ब्रांच है, इसको हम लोग इनलैंड ब्रांच भी बुलाते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक ब्रांच में फर्दर भी क्लासिफाइड। हाँ, तो देखो डोमेस्टिक ब्रांच को हम लोग आगे दो तरीके से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच को हम लोग आगे दो तरीके से डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और इधर होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच नाम सुन के हमें पता चल रहा है कि जो ब्रांच या जो आउटपोस्ट या फिर जो आउटलेट पूरा
हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी डिसीजन के बारे में, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाएगा या नहीं लेगा। कौन लेगा डिसीजन? हेड ऑफिस लेगा। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। डिपेंडेंट ब्रांच में गुड्स कौन भेजेगा? हेड ऑफिस भेजेगा। डिपेंडेंट ब्रांच का सैलरी, वेजेस, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट ब्रांच का काम क्या होगा? डिपेंडेंट ब्रांच का काम यही है, जो भेजा गया है गुड्स उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और जाके हेड ऑफिस में जमा करके आओ। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच का अलग से कोई भी दिमाग अपना नहीं चलाना चाहिए। डिपेंडेंट ब्रांच कोई दिमाग नहीं चलाएगा, जब सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा। ये हो गया मेरा डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है। वेरएज इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब वो ब्रांच है जो कि खुद का डिसीजन खुद ले पाएगा। मतलब अलग से अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, अलग से अपना लोकल मार्केट से गुड्स परचेस करेगा, अलग से अपना कुछ डिसीजन लेना हो, अकाउंटिंग फॉर्मूलाज, इक्वेशंस चेंज करना हो, तो वो अलग से कर पाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच हैज द पावर टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, है ना। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच अलग से अपना सोच समझ के काम करता है। डिपेंडेंट ब्रांच होनली डिपेंड अपॉन हेड ऑफिस। ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग बात करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग कहां पे ध्यान देंगे? डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर। डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड ऑफ अकाउंट, अच्छा इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। देखो, मेथड ऑफ अकाउंट, डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड ऑफ अकाउंट, हम लोग जब अकाउंट मेंटेन करेंगे, हाँ, मेथड ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, मेथड ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तीन तरीके का अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होता है। तीन तरीके का अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होता है। नंबर वन पहला तो है डेटर सिस्टम। दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तीसरा है होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम। बात एक ही है। ठीक है। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड ऑफ अकाउंट तीन तरीके का होता है। डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड ऑफ अकाउंट तीन तरीके का होता है। अच्छा, मेथड क्यों बोलेंगे? मेथड्स बोलेंगे ना, मेथड्स ऑफ अकाउंट तीन तरीके का होगा। नंबर वन मेरा डेटर सिस्टम, नंबर टू स्टॉक एंड डेटा, नंबर थ्री होलसेल मेथड। क्यों ऐसा तीन तरीके का अलग अलग सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं? ध्यान से समझो। डिपेंडेंट ब्रांच, अच्छा ब्रांच छोड़ो, पहले अगर हम लोग कभी ट्रेन में सफर किए हैं, मान लो ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, ड्राइंग खराब है लेकिन समझ लो ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है ना। कभी देखे हो कोई ट्रेन फुल्ली एसी, कभी फुल्ली जनरल, या फिर फुल्ली स्लीपर क्लास? ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में हमेशा क्या रहता है? एक जनरल रहता है ना, एक जनरल कंपार्टमेंट रहता है, जनरल होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, एसी भी होता है, ठीक है ना। मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन में अपने सुविधा के हिसाब से, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तीन अलग अलग कमरा बनाया गया है, ताकि जिसका जो अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से वो ट्रेन में सफर कर सके, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन क्यों ट्रेन में पूरा स्लीपर क्लास क्यों नहीं होता है, ट्रेन में पूरा जनरल क्यों नहीं होता है, ट्रेन में पूरा एसी क्यों नहीं होता है? नहीं, मतलब जब भी सरकार ट्रेन तैयार करता है सभी के ऊपर नजर रख के तैयार करता है। नहीं तो अगर मान लो पूरा एसी हो गया तो मेरे जैसा लोग जो कि जनरल कंपार्टमेंट में जाना पसंद करेगा वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रेन में भी ऐसा सिस्टम फॉलो किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच में।
देखो ब्रांच मेनली जो डिपेंडेंट ब्रांच है तीन तरीके का हो सकता है, तीन तरीके का हो सकता है, स्मॉल ब्रांच, मीडियम ब्रांच और ह्यूज। ठीक है, स्मॉल ब्रांच मतलब जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है, मतलब वो ब्रांच जो दिन भर में मान लो दो चार एंट्री करता है, या फिर मान लो महीने में बहुत छोटा सा अमाउंट का सेल करता है, ठीक है ना, दिन का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब स्मॉल ब्रांच, ठीक है ना, उसका कस्टमर भी ज्यादा नहीं है, वो बहुत दूर तक अपना रीच नहीं कर पाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। वेरएस थोड़ा सा मीडियम ब्रांच मतलब थोड़ा सा बड़ा है, स्मॉल ब्रांच से थोड़ा सा बड़ा है, मॉडरेट कस्टमर आता है, मॉडरेट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब ठीक ठाक ट्रांजैक्शन, ठीक ठाक कस्टमर आ जाता है, ठीक ठाक उन लोगों का हिसाब किताब निकल भी जाता है। और ह्यूज ब्रांच का मतलब बहुत ही बड़ा ब्रांच है, मतलब कि एक जगह जहां पे ब्रांच है उससे कोसों दूर तक उसका बात चलता है, बहुत ह्यूज एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूज ब्रांच बोलेंगे, मतलब बहुत ही बिग ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ब्रांच के लिए क्या तुम्हें लग रहा है स्मॉल ब्रांच माने बहुत ज्यादा खर्चा अफोर्ड कर पाएगा ड्यू टू अकाउंटिंग के लिए बहुत ज्यादा खर्चा अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मीडियम ब्रांच जो कि ठीक ठाक कमा लेता है वो भी चाहेगा कि एक मॉडरेट तरीके का अकाउंटिंग फॉलो हो जाए भाई, मतलब जहां पे खर्चा ज्यादा ना हो लेकिन ठीक ठाक अकाउंटिंग भी मेंटेन हो जाए। ठीक है, और ह्यूज ब्रांच सोचेगा कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, पैसे का कमी थोड़ी है, तो एकदम सही एकदम फुल फ्लेजेड डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाए और अकाउंटिंग को एकदम फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि कहीं से कोई चोरी ना हो, ताकि कहीं पे कोई भी चोरी ना हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि स्मॉल मीडियम और ह्यूज जो ब्रांच है ये लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंट को मेंटेन करता है। कैसा कैसा अकाउंट होता है चलो देखते हैं। नंबर 1 जो स्मॉल ब्रांच होता है उसको सिर्फ अरे अपने को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बता दीजिए खुश रहेंगे हम लोग, वो डेटा सिस्टम फॉलो करता है। जो मीडियम है वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम फॉलो करता है जहां पे थोड़ा स्टॉक के बारे में पता चल गया, थोड़ा सेल के बारे में पता चल गया और प्रॉफिट आ गया हिसाब। और जो ह्यूज ब्रांच या बिग ब्रांच है वो होलसेल मेथड या फाइनल अकाउंट मेथड मतलब फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करके समझते हैं कि कैसे डेटा सिस्टम काम करेगा। अच्छा, उससे पहले डेटा सिस्टम में हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं। अच्छा, डेटा सिस्टम में कौन बनाता है, क्या हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है या ब्रांच अकाउंट बनाता है? हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है। वेरी गुड वेरी गुड, हेड ऑफिस अकाउंट को मेंटेन करेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करेगा। यहाँ पे 2 अकाउंट बनता है सर, कॉलेज लेवल में भी तुम लोग ये ब्रांच अकाउंटिंग सीखे हो लेकिन थोड़ा सा देखो एडवांस लेवल में जाएगा। 2 अकाउंट मेंटेन होता है, पहला तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हेड ऑफिस देखता है ब्रांच अकाउंट मेंटेन करके कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना आया, ठीक है ना। और दूसरा जो अकाउंट मेंटेन होता है एक सेल्स अकाउंट मेंटेन होता है। सर सेल्स अकाउंट क्या बोल रहे हैं, सेल्स अकाउंट कहां मेंटेन होता है? सेल्स अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, यहाँ पे डेटर अकाउंट मेंटेन होता है। बड़े बड़े लोगों को, प्रोफेशनल लेवल लोगों को भी पता नहीं है कि सेल्स अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से मतलब होता है डेटर का ही। क्रेडिट सेल हम लोग किसको करते हैं, डेटर को ही ना करते हैं। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आता है और छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हाँ कि अंडर डेटा सिस्टम व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट्स ओपन, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा सर ब्रांच अकाउंट ओपन हो जाता है, एक सेल्स अकाउंट ओपन हो जाता है। सेल्स मतलब क्या, सेल्स अकाउंट कहाँ, मतलब सेल्स अकाउंट अगर ओपन होता है तो सेल्स अकाउंट के अंदर क्या एंट्री होता है, क्रेडिट सेल का एंट्री होता है। क्रेडिट सेल लिंक्ड विथ डेटर, अगर तुम बोलोगे डायरेक्ट डेटर अकाउंट तो गलत हो जाएगा, सेल्स अकाउंट बोलना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट के अंदर ही डेटर का हम लोग हिसाब करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रांच अकाउंट और सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे उसके ऊपर आंसर करेंगे। चलो देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1,
मिस्टर 007 कंपनी का नाम है, ऑफ सिटी एक्स हैज ए ब्रांच एट सिटी वाई, हैज ए ब्रांच एट सिटी वाई। तो मतलब हेड ऑफिस तुम्हारा कहां पे है सर? सिटी एक्स पे है। हेड ऑफिस का नाम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर 007। हेड ऑफिस कहां पे? सिटी एक्स में है। ब्रांच कहां पे खोले हो तुम? सिटी वाई में जाके खोले हो, ठीक है, सिटी वाई में जाके खोले हो। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मान लो ओपनिंग स्टॉक 1/4/2024, 1/4/2024 नहीं 2023 कर लेता हूं मैं, 2023 ओपनिंग स्टॉक मान लो 24,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2024। मान लो कि यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, 50,000 मान लो ना। नेक्स्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच, मान लो 2 लाख का गुड्स हम लोग सेंड किए हैं, 2 लाख का गुड्स सेंड किए हैं, ठीक है। गुड्स क्या, अब ब्रांच क्या किया? कैश सेल किया, कैश में सेल कर दिया, कुछ भी कैश में सर सेल कर दिया। कितने का सर? मान लो 50,000 का गुड्स सेल कर दिया। क्रेडिट में सेल किया सर, क्रेडिट में सेल किया, मान लो सर यहाँ पे 1,60,000 का सेल क्रेडिट में किया, 1,60,000 का सेल क्रेडिट में किया। उसके बाद रिसिप्ट, अच्छा 1,60,000 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देता हूं, 2 लाख का सेल किया। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर से ब्रांच रिसिप्ट किया, कितना? 1,80,000 का, 1,80,000 रुपया रिसिप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, मान लो कि सर गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस 30,000 का, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस 30,000 का, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर एक ही मैथ करवाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट मान लो कितने का सर? 3,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है। और क्या है? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, कितने का? 10,400 का, 10,400 का, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 6,000 का है, ठीक है। माने 1/4/2023 में डेटर का ओपनिंग बैलेंस 6,000 का दिया हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने दिया हुआ है और मैथ है, कुछ 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, मार्क्स कितना है? 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें बोला है ब्रांच अकाउंट कर लो, और माने ये सिस्टम ब्रांच डेटर अकाउंट सिस्टम में फॉलो होगा। मतलब यहाँ पे ब्रांच डेटर मेथड फॉलो करने के लिए बोला है। तुम्हारे पास 2 चॉइस है, 2 चॉइस की एक ही चॉइस है। तुमको 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा, नंबर 1 ब्रांच अकाउंट, नंबर 2 डेटर अकाउंट। नंबर 1 ब्रांच अकाउंट खोल के देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान दो इधर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर 007, ठीक है। उसके नीचे ब्रांच अकाउंट, मतलब हेडिंग वेडिंग पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, यहाँ पे लिखाऊंगा। मान लो यहाँ पे हेड ऑफिस है, और यहाँ पे अपना ब्रांच है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है 2 लाख का। अच्छा, गुड्स भेजने से पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करता हूं। पहले तुम बोलो तुम कौन हो या फिर मैं कौन हूं।
तुम अकाउंट कर रहे हो ना, तुम अकाउंट कर रहे हो, तो तुम कौन हो? तुम ब्रांच अकाउंट करने वाले हेड ऑफिस का अकाउंटेंट हो, पहले समझ लो। ब्रांच अकाउंट करने वाले हेड ऑफिस का अकाउंटेंट हो। तुमको क्या करना पड़ेगा? हेड ऑफिस को भूल जाओ, अब तुम सोचो मैं ब्रांच का ही मैनेजर हूं। कभी कभी तो लगता है अपनी जो भगवान है, ठीक है ना, वैसा कभी कभी तो लगता है मैं ही ब्रांच का मैनेजर हूं। तो अपने आप को ब्रांच का मैनेजर सोच के सोचो कि पिछले साल, मतलब पिछला साल मतलब 22-23 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 23-24 का क्या बन गया है? ओपनिंग बन चुका है। तो मतलब ब्रांच के पास एज ए ओपनिंग स्टॉक 24,000 का गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 24,000 का, ठीक है। अब क्या हुआ, इस साल के अंत में जाके हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, वो बाद में हम लोग लिखेंगे। अब देखो हेड ऑफिस ब्रांच को 2 लाख का सामान भेज रहा है। मान लो हेड ऑफिस है कोलकाता में और ब्रांच है मान लो दिल्ली में। उल्टा होता तो अच्छा होता, लेकिन हम लोग क्या करें, वेस्ट बंगाल में है तो कोलकाता में ही हेड ऑफिस को रखते हैं, ठीक है ना। हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है। ब्रांच है दिल्ली में। तुम्हें पता है कि रास्ते का हाल क्या है? रास्ता मतलब माइकल जैक्सन स्ट्रीट, ठीक है ना, जहां पे डिस्को डांसर करके जाएगा। तो हेड ऑफिस कोलकाता से लेके दिल्ली तक जाते जाते इतना बार ब्रेक डांस मारा कि कुछ गुड्स हो गया थोड़ा सा खराब। अब एज ए ब्रांच मैनेजर तुमको लग रहा है कि मैं उतने अमाउंट पे ये गुड्स को नहीं बेच पाऊंगा जितना कि हेड ऑफिस मेरे से एक्सपेक्ट करता है। तो क्यों ना थोड़ा सेफ गेम खेला जाए और जितना गुड्स मेरे पास आया है 2 लाख का, उसमें से 30,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है ना। जितना गुड्स मेरे पास आया है उसमें से 30,000 गुड्स रिटर्न कर दिया जाए। बात समझ में आया? तो पहले तो तुम्हें गुड्स को रिसीव करना पड़ेगा, सर। तो चलो रिसीव कर लेते हैं। टू गुड्स, थोड़ा सा नीचे, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने का गुड्स सेंड किया है? 2 लाख का गुड्स सेंड किया है। 2 लाख का गुड्स सेंड किया है। अब क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि 30,000 का जो गुड्स है तुम बेच नहीं पाओगे उतने दाम पे जितने में हेड ऑफिस एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? गुड्स को रिटर्न कर दोगे। तो गुड्स रिसीव करने का जर्नल एंट्री क्या हो गया? ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री समझा देंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हो गया रिसीव करने का जर्नल एंट्री। गुड्स रिसीव करने का जर्नल एंट्री क्या हो गया? बोलो। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और यही रिटर्न करने का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो लिखो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम लोग बाय में लिखेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हाँ, नीचे तुम लिख सकते हो रिटर्न बोल के। कितने का गुड्स था? 30,000 का गुड्स हम लोग क्या कर दिए सर? 30,000 का गुड्स हम लोग रिटर्न कर दिए सर। 30,000 का गुड्स हम लोग रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब ब्रांच, तुम तो ब्रांच का मैनेजर हो। अब मेरे पास आया 2 लाख का गुड्स, मैं रिटर्न कर दिया। 30,000 का गुड्स, मेरे पास 1,70,000 का गुड्स है, तो मैं जी जान मेहनत करके उसको बेचने पे लगा हूं। बेचूंगा। तो मैं कैश में सेल किया 50,000 का, क्रेडिट में सेल किया 2 लाख का। कैश में सेल कर दिया 50,000 का और क्रेडिट में सेल कर दिया 2 लाख का, ठीक है ना। इससे पहले तुम लोग सुने हो कि ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल नहीं आता है। ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका रीजन किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। किसी को नहीं पता होता है कि इसका रीजन क्या है। पहले ही मैं बताया था हम लोग का काम क्या है। एज ए ब्रांच मैनेजर मेरा काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करो, पैसा कलेक्ट करके हेड ऑफिस को दो। वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हेड ऑफिस को जो मैं उधारी में माल बेचा हूं। ज्यादा से ज्यादा सेल करो, पैसा कलेक्ट करके हेड ऑफिस में दो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे काम क्या है?
कैश रिलेटेड, ओनली कैश रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे डेटर नहीं आता है, मतलब क्रेडिट सेल नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ब्रांच को, हेड ऑफिस को रेमिटेंस करना पड़ता है, रेमिटेंस करना पड़ता है, TNC, हाँ ये सी है मेरा, हाँ रेमिटेंस करना पड़ता है। रेमिटेंस का मतलब हो जाता है, रेमिटेंस का बहुत सारा मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो दो मतलब समझ लो, एक है कैश सेल, एक है कैश सेल, और दूसरा है कैश कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर। ये दो मतलब तुम समझ लो। रेमिटेंस का मतलब है ब्रांच रेमिट दिस मच अमाउंट टू हेड ऑफिस, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच कैश सेल का अमाउंट हेड ऑफिस को दे रहा है, ब्रांच क्रेडिट सेल से कलेक्ट किया हुआ पैसा हेड ऑफिस को दे रहा है, बस काम खत्म। ठीक है ना, उतना ही सोचो। चलो तो रेमिटेंस लिखते हैं, बाय रेमिटेंस बोल के यहां पे कैश सेल लिख सकते हो और कलेक्शन लिख सकते हो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सर कैश सेल कितने का हुआ, कैश सेल हुआ 50,000 का, यहाँ पे लिख देता हूं, बाहर में जगह नहीं है। और कलेक्शन, कलेक्शन तो पता नहीं है फिलहाल, पता है क्या, हाँ पता है सर, पता है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर 1,80,000। अगर सर नहीं पता होता तो भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो मतलब हो गया, देखो कैश सेल भी हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर भी हो गया। अब देखो गुड्स इन ट्रांजिट बोला है, मतलब हेड ऑफिस जितने का गुड्स भेजा था ना, उसमें से कुछ गुड्स अभी तक मेरे पास नहीं आया है, मेरे पास अभी तक नहीं आया है। जितना आया है मैं तुम्हें लिखा, जितना मैं रिटर्न कर दिया वो बाय में लिखा। अभी तक नहीं आया है तो क्या मैं उसको रिसीव मान लूं, नहीं, अभी भी नहीं आया तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट। जब आएगा तब हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है ना। पैसा आता नहीं है, ये सब चोरी का माल होता है, चोरी करके कोई लेके चला गया, अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट बोला जा रहा है, तो लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितने का सामान, कितने का सामान, 3,000 का, 3,000 का सामान अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट है। यहां तक सर क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ये वाला हो गया, ये वाला ना, हाँ। अब देखो हेड ऑफिस क्या कर रहा है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस क्या कर रहा है, कैश सेंड कर रहा है, कैश सेंड कर रहा है ना, कैश सेंड कर रहा है। मतलब हेड ऑफिस सेंड सम कैश टू मीट द डेली एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। जब हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजेगा, कैश भेजेगा डेली एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो एंट्री हो जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे तुम एक्सपेंसेस लिख सकते हो, यहाँ पे तुम सैलरी लिख सकते हो, जो भी बोलेगा यहाँ पे, हाँ जो रेंट बोलेगा, अगर रेंट के लिए भेजा गया है तो रेंट लिख देना, ठीक है ना। कितने का अमाउंट भेजा गया है, 10,400 का, 10,400 का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज ऊपर में मैं छोड़ दिया था, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर इधर आता है तो सर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, वाह वेरी गुड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोलना है, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा। ध्यान से देखो, तुम लोग भी मॉडिफाई कर लेना, जो लोग वीडियो में देख रहे हो ये लोग भी मॉडिफाई कर लेना। टू बैलेंस BD, इसके अंडर में मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक, कितना, 24,000, 24,000 बाहर लिख देता हूं, अंदर भी लिख सकते हो जोड़ के बाहर। बाय बैलेंस CD सर, वेरी गुड, और भी तुम्हें मतलब प्रोफेशनल बनाएगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का। सर ओपनिंग में एक डेटर का अकाउंट था, डेटर का बैलेंस था ओपनिंग का 6,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD डेटर का, सर डेटर का कितना, सर 6,000 का। सर डेटर का क्रेडिट बैलेंस, सर क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस है तो जरूर क्लोजिंग बैलेंस होगा ही, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर सन्ड्री डेटर अकाउंट।
ठीक है, where we have to put the opening balance as to balance BD. opening balance how much? 6000. ठीक है, अब देखो तुम जब क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो हम लोग कर रहे हैं लेजर, संग ही संग अगर वीडियो देखोगे तो जर्नल भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, जर्नल भी लिख लेना है, ठीक है ना। कुछ काम तुम करोगे, कुछ काम हम करेंगे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितने का? क्रेडिट सेल सर कितने का हुआ? 2 लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ, ठीक है। सर डेटर से कैश रिसीव भी किया हूं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है? 1,80,000। जर्नल एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो मतलब यहाँ पे आ जाओ, बाय कैश अकाउंट लिख देता हूं, तुम बैंक भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो डेटर को कोई अगर मैं डिस्काउंट दिया, डेटर कोई बैड डेप्ट कर दिया पैसा, तो कहां पे जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट या बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोल के अमाउंट लिखेंगे, बाय बैड डेप्ट बोल के यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे अगर है दिया हुआ, और अगर नहीं है तो दोनों को जोड़ेंगे। 2,06,000 आ रहा है, वहां से मैं माइनस कर लूंगा सर, 2,06,000 से 80,000 माइनस कर लो, 1,80,000 कितना आ रहा है? 26,000, 26,000 आ रहा है। तो 26,000 क्या है मेरा? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे आ जाओ, डेटर का बैलेंस मुझे मिल चुका है सर 26,000, प्लस माइनस करेंगे सर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, है ना, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करके बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक बार देख के बताओ। तो देखो सब कुछ हो जाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 98,600, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2। 1.2 को पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है बिग ब्रदर्स आर हैविंग देयर हेड ऑफिस एट दिल्ली एंड ब्रांच एट कोलकाता। तो मतलब यहाँ पे हेड ऑफिस कहाँ पे है? 1.2 हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और ब्रांच जो है वो कोलकाता में है, कोलकाता में है, ठीक है। अब बोल रहा था फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ द हेड ऑफिस विद ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020। ओपनिंग स्टॉक एट द ब्रांच, डेटर ओपनिंग डेटर एट द ब्रांच, पीटी कैश ओपनिंग पीटी कैश एट द ब्रांच, सब कुछ दिया हुआ है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। उसके बाद रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच कितना रेमिटेंस किया, कैश सेल का पैसा कितना दिया, रियलाइज फ्रॉम डेटर, डेटर से रियलाइज करके कितना पैसा दिया, दिया हुआ है। अमाउंट सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस सेंड सम अमाउंट टू ब्रांच फॉर सैलरी, फॉर रेंट, फॉर पीटी कैश टू मीट द पीटी कैश एक्सपेंसेस। इतना अमाउंट 12,840 हैज बीन सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। पीटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर का कुछ पीटी एक्सपेंसेस हुआ। स्टॉक एट ब्रांच माने ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर ऑफ द ब्रांच, सब कुछ दिया हुआ है। बोला शो द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, यही तो पूछना चाहिए। तो चलो शुरू कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अच्छा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, अच्छा इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। पार्टिकुलर अमाउंट कहने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो पहले टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक कितने का हुआ? 30,800 है ना, 30,800। अच्छा उसके बाद ओपनिंग डेटर भी है, ओपनिंग डेटर भी दिया हुआ है। ओपनिंग डेटर कितने का है? 16,500 का दिया हुआ है, ठीक है। सर पीटी कैश का भी यहाँ पे दिया हुआ है। पीटी कैश का भी यहाँ पे दिया हुआ है सर, कितने का? 500। पीटी कैश का भी 500 दिया हुआ है। अब बोल रहा है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना।
तो लिखेंगे क्या, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने का है सर, 1,51,200, 1,51,200, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रेमिटेंस बाय ब्रांच, रेमिटेंस बाय ब्रांच है ना, तो लिखेंगे क्या, बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस, REMITTANC, रेमिटेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश सेल, कैश सेल कितने का है, कैश सेल 10,500 का है, 10,500। चलो हम लोग इनर में लिख के लेते हैं। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश फ्रॉम डेटर की कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैश फ्रॉम डेटर या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर कुछ भी लिख सकते हो। 1,57,740, 740, तो दोनों को मिला के यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 1,68,240, 240, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस सेंड सम कैश टू मीट डेली रिक्वायरमेंट, डेली एक्सपेंसेस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे हेड ऑफिस सेंड कर रहा है और ब्रांच रिसीव कर रहा है, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस लिख रहा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम कौन हो, हेड ऑफिस का ही ना अकाउंटेंट हो। हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच को दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बात समझ में आया। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जब भी कुछ भी चीज हेड ऑफिस से निकल रहा है तो वो डेबिट में आएगा। गुड्स निकल रहा है डेबिट में आएगा, कैश निकल रहा है डेबिट में आएगा, ठीक है ना। और जब कभी भी कोई भी चीज ब्रांच से हेड ऑफिस की तरफ आ रहा है वो बाय में जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैश, टू कैश अकाउंट बोल के कोलोन डैश लगा देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, सैलरी है शायद, सैलरी कितने का है, 7,440, बाहर लिखता हूं। उसके बाद क्या है, रेंट 2,400, हाँ। उसके बाद बोलो ना, पीटी कैश, पीटी कैश 3,000। और कुछ छोड़ रहा हूं क्या, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है पीटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर कुछ पीटी एक्सपेंसेस किया है, पीटी एक्सपेंसेस ब्रांच मैनेजर कुछ किया है। अच्छा, और क्या है, क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग वाला पहले लिख लेता हूं मैं, क्लोजिंग वाला मैं पहले लिख लेता हूं। बाय बैलेंस सीडी, एक तो है सर क्लोजिंग स्टॉक, एक तो है सर क्लोजिंग स्टॉक, एक है सर क्लोजिंग डेटर होना चाहिए, है ना, और एक क्लोजिंग सर पीटी। अच्छा, क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, ऐसे पीटी की बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है, पीटी कैश, पीटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है। स्टॉक बोला है 23,150, स्टॉक बोला है 23,150। सर डेटर कुछ बोला है क्या, डेटर बोला है 50,460। पीटी कैश कुछ नहीं बोला है, पीटी कैश का क्लोजिंग चाहिए था मुझे, ठीक है ना। ओपनिंग दिया हुआ है, कितना मिला है दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल रहा है मुझे। क्या करेंगे, अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। देखो मैं समझाता हूं, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट लेस एक्सपेंसेस हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग में कितना था सर 500, रिसिप्ट कितना हुआ 3,000, एक्सपेंसेस कितना किए, यहाँ पे दिए थे 2,750, तो कितना बचा कितना बोलो ना, 3,500 से, 3,500 से बोलो, 3,500 से, अरे पॉइंट पर हो गया, 3,500 से माइनस करेंगे 750, राइट है, तो 750। और कुछ डाउट सर, हम तो सर डेमो में रिटर्न किए थे, गुड्स इन ट्रांजिट किए थे, अकाउंट खोले थे, कुछ हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पे
यहाँ पे सर दिया हुआ है क्या, नेट प्रॉफिट 30,760 रुपया, 30,760 रुपया दिया हुआ है। एक बार चेक करके जरूर से देख लेना, ठीक है। अब देखो दरकार नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम ही है बताना। डेटा अकाउंट खोलने का दरकार नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। अगर खोलूंगा तो क्या पता चलेगा यहां से, तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का था 16,500 सर, क्लोजिंग बैलेंस था 50,460 सर, कैश रिसीव हुआ, बाय कैश रिसीव हुआ तुम्हारा 157740। तो सर क्या पता चल रहा है, तो सर यही पता चल रहा है टू क्रेडिट सेल कितना हुआ था, टू क्रेडिट सेल कितना हुआ था, यहां से ये पता चल रहा है। हालांकि मैथ में कोई काम नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग 1.3 में चलेंगे, 1.3 में चलेंगे और देखेंगे 1.3 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ब्रांच। ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल रहा है, सेल बोल रहा है, एक्सपेंसेस बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है। इधर 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 द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो आफ्टर चार्जिंग वाला खेल हम लोग 11, 12 और ग्रेजुएशन में बहुत बार किए हैं और बहुत बार भूले हैं। आफ्टर चार्जिंग में 5% बोलता है तो 5/105, 10/110 होता है, लेकिन क्यों होता है पता नहीं चलता है। तो चलो पता करके बताएंगे। देखो इधर आजा, ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंट 1.3 एक एक करके बोलना। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, डेटर डेटर कुछ है, डेटर नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का हुआ, 45,000 का, हाँ 45,000 का। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है सेल हुआ है 60,000 का, लेकिन सर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कैश सेल या क्रेडिट सेल। देखो तो यहाँ पे ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो मतलब यहाँ पे जितना भी सेल हो रहा है सब कैश में सेल हो रहा है सर। तो बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस और कैश सेल कितना है सर, कैश सेल बताओ 60,000 का है, 60,000 का है कैश सेल, 60,000 का कैश सेल है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस बोल रहा है। तो मतलब हेड ऑफिस जो है कैश सेंड किया है टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट, तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना कितना लिखेंगे, सैलरी रेंट क्या क्या बोला है देखते हैं। सैलरी बोला है 5,000 और अदर एक्सपेंसेस, तो सैलरी 5,000, अदर एक्सपेंसेस कितना 2,000 मिलके 7,000 बाहर, 7,000 बाहर। और कुछ है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच, तो चलो आ जाओ इधर, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, अच्छा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 का है, 10,000। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा प्लस माइनस करके देख लेना पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन भी आएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, टू ब्रांच मैनेजर कमीशन, टू ब्रांच मैनेजर कमीशन कितना, नेट प्रॉफिट का 5% आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब 105 नीचे। अब ध्यान दो, दोनों को जोड़ेंगे 70,000 आएगा, 70,000 से इधर माइनस करेंगे 40, 50, 60, 67, तो आ रहा है नेट प्रॉफिट 3,000, नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,000। अब बात को समझो क्यों हम लोग आफ्टर चार्जिंग में 5/105 करते हैं। बोल रहा है नेट प्रॉफिट ये है ना, नेट प्रॉफिट तो ये है, मतलब ये मेरे हिसाब से 100% है। अब यहां से बोल रहा है ब्रांच मैनेजर कमीशन लेगा अपना, कितना कमीशन लेगा, परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं 5% लेगा।
ठीक है, लेकिन बोल रहा है माइनस करने के बाद ना ये 100% ही रहना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करने के बाद 100% रहना चाहिए। तो देखो किससे 5 माइनस करेंगे तो 100 रहेगा, 105 से। तो मतलब ये जो 3000 है, 3000 इक्वल टू 105 हो रहा है। इसीलिए हम लोग करते हैं, अगर 105 इक्वल 3000 है, एक इक्वल कितना होगा और 5 इक्वल कितना होगा। अब नीचे 105 का फंडा समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 3000 इंटू 5/105 करके कितना आ रहा है। हाँ तो 143 और 2 यहाँ पे देख लो 2 नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, है 3000 माइनस 143, 2857। ठीक है, बात समझ में आ गया। 1.2 1.3 जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अच्छा देखो नेक्स्ट देखो 1.4 जल्दी से देख लो। 1.4 बोल रहा है 505 कंपनी Bangalore open a branch at Hyderabad on 1st January 2022. The following information is available in respect of the branch for the year 2022. Goods sent to branch, cash sale at the branch, kit sale at the branch, salaries of the branch staff paid by head office, office expenses of the branch paid by head office, cash remittance to branch towards petty cash, PT expenses of branch manager, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। कुछ नया है क्या? नहीं है सर, पुराना ही घिसा पिटा टाइप का मैथ, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा आसान। सेम मैथ अगर तुम अभी अभी ट्राई करोगे तो कठिन लगेगा, 2-3 दिन बाद, 2-3 प्रैक्टिस के बाद जब ट्राई करोगे तो इजी लगने लगेगा। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सर नहीं है, ओपनिंग स्टॉक सर नहीं है, ओपनिंग डेटर भी नहीं है। अच्छा, ओपनिंग जो डेटर है ये भी नहीं है, तो मतलब ये न्यूली ओपन ब्रांच है ना, न्यूली ओपन ब्रांच है, कंटिन्यूअस ब्रांच नहीं है। मतलब 2-4-5 साल पहले ओपन हुआ था, अब उसके बाद हम लोग अकाउंट कर रहे हैं, नहीं, ये अभी अभी ब्रांड न्यू ओपनिंग हुआ है, इसलिए इस ब्रांच का कोई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया मेरा 75,000 का, 75,000 का। नेक्स्ट इधर देखो बोल रहा है सैलरी, अच्छा मतलब कैश सेंड कर रहा है, कैश सेंड कर रहा है, कैश सेंड कर रहा है। नहीं वो वाला नहीं कर रहा हूं मैं, नीचे नीचे देखो सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो ज्यादा कोई नहीं आगे। तो सैलरी देखो, कैश जो हम लोग ये कर रहे हैं, हेड ऑफिस कैश दे रहा है, सैलरी एज ए सैलरी 15,000 सैलरी दे रहा है ना। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कितना, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 12,000, पीटी कैश के लिए, पीटी कैश के लिए 6,000, कैश रेमिटेंस टू ब्रांच टुवर्ड्स पीटी कैश 6,000। ठीक है हुआ। अब हम लोग थोड़ा दाहिने तरफ मूव करते हैं, बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस, कैश सेल, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो देखो कैश सेल मेरा यहाँ पे कितना है, कैश सेल 50,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अच्छा रुक जाओ, कैश सेल 50,000 दिख रहा है मुझे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिखेगा सर, दिखेगा कहाँ पे दिखेगा सर, डेटर अकाउंट जब बनाएंगे ना, डेटर अकाउंट जब बनाएंगे वहां पे दिखने लगेगा। कैसे सर, देखो बाय बैलेंस सीडी एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर,
देखो बाय बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है सर 27,000, है ना। डेटर का बैलेंस देखो एक बार, डेटर का बैलेंस दिया है 5,000, ठीक है। और क्या बोला है, पीटी कैश का एक्सपेंसेस बोला है, तो एक्सपेंसेस बोला है तो हम लोग निकाल लेंगे पीटी 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 कैश, पीटी कैश ध्यान दो 6,000 मिला था, 6,000 मिला था, ओपनिंग में कुछ नहीं था, मिला था 6,000, वहां से एक्सपेंसेस हो गया सर 5500 5,500, तो रह गया सर 500 रुपया ओनली। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग डेटर है दिया हुआ, क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, तो हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकाल सकते हैं। तो टू ओपनिंग 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 स्टॉक या ओपनिंग, हाँ ठीक है ओपनिंग स्टॉक भी चलेगा, कितना नहीं दिया है। अच्छा यहाँ पे हम लोग टू में टू क्रेडिट सेल लिख लेते हैं पहले, क्रेडिट सेल कितने में है, कितना दिया है 60,000 क्रेडिट सेल, हाँ 60,000। अच्छा देखो क्लोजिंग डेटर बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग डेटर कितना है 5,000। अच्छा बाय बैलेंस सीडी लिख दो, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही सिखाएंगे, अच्छा रहेगा। टू बैलेंस बीडी अलग अलग करना ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है 60,000 दोनों साइड में, 60,000 60,000, वहां से 5,000 माइनस गया तो 55,000 का कैश रिसीव हुआ बाय कैश फ्रॉम डेटर, कितना 55,000, तो यहाँ पे 55,000 लिखोगे, थोड़ा सा जोड़ोगे और यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट सर कितना आ जाएगा, आंसर में यहाँ पे दिया है सर 29,500, ठीक है 29,500, तो 1.23 और 4 हो चुका है, ठीक है। दो मैथ देते हैं, एक मैथ यहाँ पे करोगे और अभी अभी हम लोग चेक करके देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक चैनल को शेयर कर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जरूरत से ज्यादा शेयर करते रहो।